आदाब। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल हुए। आज बात होगी आगामी चुनाव के बीच चल रही उठापटक को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी अपना हथियार बना लिया। एक दिन पहले मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश करने वाली बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा, कांग्रेस से संदीप मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से राजीव रंजन और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट रजा रिजवी जी हमारे साथ हैं। तमाम चर्चा आज उनसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सपा से, हमारे साथ में पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा सवाल उन्हीं से है, क्या एक बार फिर से धर्म को राजनीति के बीच में लेकर आया जा रहा है? क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? धर्म को राजनीति में लेके आना या राजनीति को धर्म में लेके जाना, ये भाजपा की जो है पुराना एजेंडा रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता अगर कनेक्टेड होंगे तो उनसे जो है एक बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की जो बात को कहा कि शक्ति की जो बात करें, जो शक्ति की बात की है राहुल गांधी जी ने, वो किया हुई है धन बल बाहुबल की, कि इनको धन बल और बाहुबल की जो है अगेंस्ट लड़ना है। एक हिंदी में जो है जब हम लोग पढ़ते रहे थे तो सुना है कि हरि आए हरिषे मिलन, हर बैठे हरि पास, जो ही हरि हरि से मिले, हर जी चले उदास। इसमें हर हरि का जो है अर्थ अलग अलग है। अब आपको जो अपने मन माफिक लग रहा है आप उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो भाजपा ने यही किया हुआ। जो प्रधानमंत्री अब चाह रहे हैं कि उनके कार्य तो बहुत जो गलत है वो दिख रहे हैं सबको, उसको कैसे छुपाया जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपाने के लिए और अपने जो गलत नीतियां हैं उनको छुपाने के लिए, जो उन्होंने सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दिया, कोई गरीबों का उन्नति नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, उन सब को छुपाने के लिए पहले राम मंदिर को, राम भगवान जी को लेके आए कि हम भगवान के नाम पे राजनीति करेंगे, नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में फिर अब ये आस्था से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। ये बातों को तोड़ मरोड़ के कि कैसे आहत किया जाए, लोगों के इमोशनल को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, कैसे ऐसे प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो कोई कार्य किया ही नहीं। इन्होंने हर चीजों का डेफिनेशन बदल दिया हुआ है, पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन बदल के गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। ये सिलेंडर को पहले 1000 लेके जाएंगे, फिर 100 रुपए कम कर देंगे। ये तो बताएंगे नहीं कि मैं 400 से फिर 1000 लेके आया, फिर 100 रुपए कम किया हूँ। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर ही नहीं रहे हैं, कैसे करें? ये जो है चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें छुप जाए और फिर जो है भगवान भरोसे मेरा चुनाव निकल जाए। कार्य नहीं किया तो भगवान भरोसे ही जो है चुनाव लड़ना चाह रही है बीजेपी जी। क्या आपको मैं रोकना चाहूंगी, फिलहाल राजीव रंजन जी के पास चलते हैं। क्या कुछ उनका कहना है? एक बार फिर से कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को देखा जा रहा है, क्योंकि शक्ति शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री ने उसे बेटी बहन के तौर पे देखा है। क्या कुछ कहना है फिलहाल आपका राजीव जी? देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था जी पूजा जी की बातों। भारत में जो सनातन संस्कृति रही है जी, उसमें शक्ति दुर्गा का स्वरूप, माँ का स्वरूप है, पुत्री का स्वरूप है, बहन का स्वरूप है। और शक्ति का आह्वान अगर माननीय प्रधानमंत्री ने किया है या किसी भी नेता ने किया है जी, तो कहाँ गलत है? अभी कह रही थी पूजा जी, लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे फंसे हैं। कैसे फंसे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, बताइए? बीजेपी के हिस्से लगभग 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। हमारे सांसद कितने हैं पूरे भारत में, आप बताएं? और उसके बाद कुल जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो आधे से कम लोगों के पास हमसे 4 टाइम्स ज्यादा पैसा आया है चंदा, और फिर भी हम आरोपी हैं जी। क्योंकि सरकार में है और विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है। विकास का कोई एजेंडा नहीं है, प्रगति की कोई बात नहीं है। रोजगार, जब आप थे सत्ता में तो आपने क्या गंध मचाया उसको बताने की भारत की जनता को जरूरत नहीं है। तो आज एक अच्छा व्यक्ति, एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति देश को दुनिया के पटल पे मजबूत स्थिति में लाने का काम कर रहा है, तो उसको बजाय इसके कि आप सहयोग करें, आप मदद करें,
आप टांग खींचने का काम करते। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अगर किसी का कुछ खींचना है ना तो हाथ खींच के उसको आगे लाइए, टांग खींच के पीछे मत खींचिए। और यही कारण है इन विपक्षियों का कि धीरे 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 शून्य की ओर अग्रसर है। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 से 2 इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन जाते जाते ये लोग शून्य पर बोल्ड होंगे और इनको पूछने वाला कोई नहीं हो। रजा रिजवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, शक्ति की बात राहुल गांधी ने की है, पावर की बात राहुल गांधी ने की है जी। तो जाहिर सी बात है 2014 में मोदी जी को आम जनता ने शक्ति दी जी। 2019 में आम जनता ने शक्ति दी, उनको पावर दिया, वो सरकार में बैठे हैं जी। जब तक जनता उनको पावर देती रहेगी और मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनते रहेंगे जी। तो शक्ति एक ये भी शक्ति है और एक शक्ति ये भी है, दुर्गा जी शक्ति है, महिला शक्ति है, पुत्री शक्ति है। अब प्रधानमंत्री जी योग्य आदमी हैं और जानकार आदमी है और उन्होंने अगर जो बात कही है तो वो बात कहीं ना कहीं समझ से कही होगी। किस उद्देश्य में कहा है ये तो मैं नहीं समझ सकता कि राहुल ने किस उद्देश्य में कहा है। राहुल ने पावर की बात कही है कि शक्ति जो प्रधानमंत्री के पास शक्ति है और शक्ति उनको आम जनता ने दिया है जी। कोई वो शक्ति जो है खुद लेके नहीं आए हैं। 2014 में आम जनता ने उनको जो है सुशोभित किया है, तब वो प्रधानमंत्री बने हैं। 2019 में आम जनता ने उनको 303 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया है, तब वो पावर पाए हैं, तब वो शक्ति मिली है उनको। तो शक्ति आम जनता ने दे करके उनको बैठाया है। अब 4 जून को भी पता चल जाएगा, शक्ति उनको आम जनता देगी तो फिर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना कि शक्ति जो है वो महिला शक्ति और पुत्री शक्ति, ये भी एक शक्ति है जी। रजा जी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट होने के नाते कौन कौन से ऐसे ज़मीनी स्तर के मुद्दे होने चाहिए जिसको चुनाव में लेकर आना चाहिए? क्योंकि हर बार ये देखा जाता है धर्म की राजनीति होती है, अलग तरह की राजनीति एक नया मोड़ ले लेती है, तो कौन कौन से ऐसे ज़मीनी स्तर के मुद्दे होने चाहिए? देखिए सोहम जी, जो आम जनता जो वोट करती है जी, जब आम जनता वोट करती है तो आम जनता अपनी बुनियादी अपनी जरूरियातें जिंदगी को सोच कर वोट करती है जी। और आम जनता की जरूरियातें जिंदगी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। यानी आम जनता को सस्ता जो है वो खाना मिल जाए जी, सस्ता कपड़ा मिल जाए, सस्ता मकान मिल जाए, उसके बच्चों को नौकरी मिल जाए जी। और जो है देश के अंदर इंडस्ट्रियां खूब लग जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार पनपे। तो आम जनता को यही चाहिए। आम जनता नहीं चाहती कि बिजली का बिल बढ़ जाए जी। आम जनता ये नहीं चाहती कि गैस का दाम बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा। आम जनता चाहती है जिस सरकार को हम चुन रहे हैं वो सरकार हमें ज्यादा से ज्यादा सहूलत दे सके तो वो हमारे लिए ठीक है। और जो सरकारें सहूलत देती है आम जनता उसी को चुन करके दोबारा तिबारा भेजती है और वो सत्ता शासन में जाता है। तो इसलिए आम जनता की जरूरत पर जो ध्यान देगा, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, तो आम जनता उसको वोट करती है। लेकिन तरीका जरा से बदला है वोट देने का। अब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी पर वोट नहीं देती। आम जनता देखती है कि भाई देश में कितनी तरक्की हो रही है, देश में कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, देश में कितनी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, वंदे मातरम ऐसी, देश में कितने अच्छे हवाई जहाज चल रहे हैं। तो आम जनता अब इस तरफ जाने लगी है कि भाई महंगाई हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कें अच्छी बनना चाहिए। गैस का दाम बढ़े तो बढ़े, लेकिन ट्रेन में हम टाइमिंग से पहुंचे। तो ये जो चीजें आम जनता के दिमाग में अब आ गई है तो महंगाई और बेरोजगारी उसके दिमाग में आता ही नहीं है जी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं राहुल गांधी के शक्ति शब्द के बाद से सियासत तेज हो गई, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति शुरू हो गई और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि महिला विरोधी ये बयान है। क्या कुछ कहना है आपका? वो सोचते थे तोड़ लेंगे बेरहमी से हर फूल जी, और बगीचा उफ तक भी न कहेगा जी। ये कैलेंडर की देवियां पूजने वाले शक्ति को क्या जाने, ये शक्ति की साधना को क्या जाने। कहां थे ये शक्ति के उपासक जब मणिपुर में शक्ति की प्रतिमाएं मेरी जिंदा बहनों को
100 दुर्योधन और दुशासन नोच रहे थे, उनके जिस्म से खेल रहे थे। ये शक्ति के उपासक, शक्ति की विवेचना करने वाले कहाँ थे? कहाँ थे ये शक्ति के साधक जब ब्रिजभूषण को आभूषण बनाकर ये अपने माथे का मुकुट बनाए घूम रहे हैं? और ब्रिजभूषण वो मणि है जिन्होंने सोना जीतने वाली बेटियों के लाज को मसला है, कुचला है, ऐसे आरोप हैं। कहाँ थे ये शक्ति के धरोहर और पुरोधा अपने आप को कहने वाले, जब हाथरस की बेटी को दबंग ठाकुरों ने उसकी आबरू लज्जा लूट ली और पुलिसिया पहरे में पेट्रोल छिड़क कर रात को उसकी चिता को फूंक दिया गया? ये शक्ति के साधक कहाँ थे? कानपुर में जब बाबा योगी के बुलडोजर ने ब्राह्मण बेटी और मां की जिंदा दफन कर दिया, जला दिया, अग्नि समाधि दे दी उनके घरों में ही, तब ये शक्ति के उपासक कहाँ थे? कहाँ थे ये शक्ति के उपासक जब भट्टे के लटक गई मेरी 2 बेटियां और उनके बाप को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया? ये सेंगर के साथी बताएंगे शक्ति क्या होगी? शक्ति के उपासक राहुल गांधी है। जहां 56 इंच का गुब्बारा मणिपुर की सरहद में नहीं पार पाया, वहां राहुल गांधी ने उन बहनों के दर्द और जख्म को देखा। इसे कहते हैं शक्ति की उपासना, शक्ति की विवेचना। ये चंदा चोर, ये नौकरी के घोटालेबाज, ये पेपर लीक करने वाले, ये भगोड़ों के अगुआ, ये ब्रिजभूषण के साथी बताएंगे शक्ति क्या है? शक्ति है बहन बेटियों के सम्मान में, उपासना में। शक्ति है बहन बेटियों की इज्जत रखने में। राहुल गांधी वो शक्ति की प्रतिमा है जो शक्तिशाली बनकर 56 इंच के गुब्बारे को फोड़ते हुए मणिपुर के सरहद में गए थे और बेटियों का हाथ पकड़कर कहा था, हो सकता है प्रधानमंत्री काया डरपोक हो, लेकिन आपका भाई भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन बहनों की रक्षा के लिए आपके साथ है। ये शक्ति की उपासना है। ये बातों के बतासे और कैलेंडर की देवी पूजने वाले शक्ति की विवेचना करेंगे। शक्ति यूं ही नहीं समाती, शक्ति यूं ही नहीं प्रकट होती। शक्ति प्रकट करने के लिए शक्ति की सत्यता दिखानी पड़ती है। मोदी को युगों लगेंगे भी शक्ति को जानने में। राहुल शक्ति के साथ है, न्याय के साथ है, संघर्ष के साथ है, यथार्थ के साथ है, बहनों के साथ है। जहां मोदी घुस नहीं सकते, वहां बहनें राहुल का टीका करती हैं, आरती उतारती हैं। ये शक्ति की साधना है। चलिए, आपने अपनी बात रख ली। फिलहाल राजीव जी से भी पूछ लेते हैं, क्या कुछ कहना है, कितना सहमत है संदीप जी की बातों से आप? शब्द नहीं है, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें। चोर डकैत ये सब इस्तेमाल ना करें। और सब चीजें जो बोल रहे थे हमारे साथी ठीक बोल रहे थे, लेकिन चंदा चोर ये सब शब्द जरा से अच्छे तरीके से बोलिए। आप मुझे ट्यूशन नहीं दे, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। नहीं संदीप जी, एक नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं, तो खाली शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा चयन करके करें। फिलहाल क्या कुछ राजीव जी आपका कहना है? बड़ा बढ़िया लगा, गोल गोल बातें हो रही थी। अच्छा मैटर लेकर के आए हैं हमारे कांग्रेस के साथी जी, और सिर्फ बातें बनाना है। काम आज तक कुछ नहीं हुआ बेटियों के लिए, बहनों के लिए। आगे लाने की कवायद भाजपा सरकार ने की। आपके नेता फिलिप साहब कहते थे कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं, और ये बहुत हंगामा भी हुआ था इस बात पे, आप लोगों को याद होगा। और ये वैसे इस युग पुरुष को ताना देने का और गलत शब्दों से अलंकृत करने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। ये पाठ उन्हीं को पढ़ाया गया है। और अगर यहाँ गड़बड़ी हुई है, किसी ने गड़बड़ी की है, तो उसको सलाखों के पीछे भी भेजा गया है, सजा भी मिलती है उसको। और मणिपुर के हालात जिस तरह से बिगड़े हुए थे और जिस तरह से आपकी पार्टी उसको हवा दे रही थी, जिस तरह से आपकी पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही थी, आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और आज स्थिति अगर तनावपूर्ण से थोड़ा सा सद्भावपूर्ण हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के अपील और सरकार के उठाए गए कदमों का नतीजा है। आप बिल्कुल भी, अभी भाई साहब कह रहे थे, पत्रकार साहब जी, कि शब्दों के चयन पर ध्यान दे, तो वो कह रहे ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो पूरा बैठा के वहां पढ़ाने की जरूरत है साहब। आप लोग जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उस भाषा में तो मुझे नहीं लगता है कि चैनल पे डिबेट किया जा सकता है। और आप देश के प्रधानमंत्री को चोर और ठग कह रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को चोर और ठग कह रहे हैं। आपके नेता के पूरे परिवार के लोग
बेल पर बाहर घूम रहे हैं। मैंने सुना मोदी को भी बोलते हुए, नरेंद्र मोदी जी मोदी को बोलते हुए सुना है कि कैसा बोलते हैं। मैंने उनकी एक्टिंग भी देखी है, किसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसको शंकर नस्ल का बछड़ा बोलते हैं, किसको शूर्पणखा बोलते हैं। उनकी भाषा और मर्यादा भी देखिए। शर्मिंदा है देश की ऐसा शासन देश पर है। आप कृपया ना सिखाएं संस्कार की पाठशाला। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत कुछ सीखने और सिखाने की जरूरत है। आप जिस हिसाब से जिस कल्चर को आप जी रहे हैं। संदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी, पहले राजीव जी की बात पूरी कर लेते हैं। एक एक करके आप सभी की बातों को सुना जाएगा। जी बोलिए राजीव जी। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, अरनी दूसरे चलनी दूसरे सूख के, जिसको खुद संगोच्छेद है। पूरा का पूरा इनका जो नेतृत्व है, जो खानदानी नेतृत्व चल रहा है, नेतृत्व तो आज तक ये लोग बना नहीं पाए। एक के बाद एक नेतृत्व कर रहे हैं, और नेतृत्व करता पूरे के पूरे परिवार जो है बेल पे बाहर घूम रहे हैं। कब भीतर चले जाएंगे गारंटी नहीं है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत बुरा आपका प्रभाव रहा है जनता के बीच में। इसी के लिए आप शून्य की ओर जा रहे हैं, इसी वजह से आप शून्य की ओर जा रहे हैं। और ये आप वो दिन दूर नहीं है, अभी 100 के नीचे आएंगे, और उसके बाद 100 के नीचे क्या, मुझे लगता है 50 के नीचे आप आएंगे अकेले। पूरा आपका कुनबा भी 100 पार कर पाएगा तो ये मुझे संदेह लग रहा है। पूरे देश की जनता ने आपको नकारने का काम किया है, और आप एक ऐसे युग पुरुष के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करते हैं कि डिबेट का दिशा बदल जाए। यही आपकी प्रवृत्ति है, यही आपके दल के लोगों की आदत है। डिबेट का जो गंभीर विषय है, जो गंभीरता है डिबेट की, उसको हटाकर आप लोग किसी और दिशा में लेके जाते हैं। आपसे भी मैं कहना चाहूंगी, फिलहाल जो हमारा मुद्दा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है जो इस तरह की राजनीति चल रही है, क्या मोड़ लेगा आने वाले जो चुनाव हैं, उसमें क्या कुछ नतीजे आएंगे, कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं, आपकी पार्टी ने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिनको जनता देखकर वोट देगी? अब हमारे काम तो जनता गिना रही है। आप देखें, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, घर घर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे वो किसानों के खाते में धन भेजने की बात हो, किसी भी आप स्वरोजगार की बात हो, उद्योग धंधे में सरकार की ओर से दी जा रही राशि और मदद की बात हो, आप चले, आप जाए फील्ड में सर्वे कराएं। एक एक आदमी, एक एक पब्लिक जिसने लाभ लिया है, जिसने भाजपा के शासन में जिसने कुछ प्राप्त किया है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, जो मान सम्मान और सबसे बड़ी बात, देश बड़ा होता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो मान और सम्मान बढ़ा है, वो सबसे बड़ी बात है। किसी के खाते में पैसे कितने गए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारा देश G20 का नेतृत्व कर रहा है, ये बड़ी बात है। हमारा देश पूरे विश्व के पटल पे सम्मानित हो रहा है, और वो सम्मानित कराने वाला व्यक्ति जो युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सम्मान देने की जरूरत है, ना कि ऐसे शब्दों से अलंकृत करने की जरूरत है। चलिए अब संदीप जी की बात सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है संदीप जी, बताइए। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ मोदी भक्त और अंधभक्तों को वाह मोदी करने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। ये नहीं करेंगे, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इन्हें दोबारा डिबेट में नहीं बैठा जाएगा। ये इनकी मजबूरी हो सकती है, पर ना मेरी मजबूरी है, ना देश की मजबूरी है, ना देश के नौजवानों की मजबूरी है। मजबूर थी मेरी बेटियां जब जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण के खिलाफ आई थी और उन सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रखवा दिया था। ये वही मोदी जी का राज था। मजबूर थी मेरी बेटियां जब कानपुर में उनका अग्निकांड उनके घर में हो गया, और वही मोदी और योगी राज का डबल इंजन था जहां कुछ नहीं हुआ। यही वीरेंद्र मोदी का राज था जहां सड़कों पर नंगी बेटियां घुमाई गई और उनके जिस्मों को गिद्धों की तरह नोचा गया। यही मोदी राज था। यही मोदी राज था कि भट्टे की मजदूर बेटियां आत्महत्या कर लेती है, उनके बाप को भी मरने को मजबूर किया जाता है। यही मोदी राज था कि मोदी के मंत्री का लाल कहनी का बेटा थार पर सवार होकर यमराज बन जाता है, किसानों के प्राण ले लेता है। यही मोदी राज था, यही मोदी राज है। सेंगर किसके साथी हैं बताइए ना। बेटियों को बचाने का नाम नारा देने वाले आज लोग कह रहे बीजेपी के लोगों से बेटी को बचा लो। हमें डर लगता है, हमें खौफ लगता है। पास्को का एक्ट किस विधायक पर लगा ये बता दीजिए। महाराष्ट्र में किसका विधायक था जो थाने में बैठ के धाए धाए अपने साथी पर गोली मार रहा था? वो किसका सांसद था जो संसद में कह रहा था ओ हरामजादे ओ मुल्ले? ये किसकी भाषा थी जो संसद में बोल रही थी? रामजादे वर्सेस हरामजादे किसकी भाषा है? 80% 20 की किसकी भाषा है?
50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? किसने बोला? सांसद को सूप ने कहा। ये किसकी भाषा है? शंकर नस्ल का बछड़ा। शर्म आती है देश पर। अगर मोदी की गुनाहों की लिस्ट देखी जाए तो देश शर्मसार हो जाएगा कि ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसे न मर्यादा का पता था, न संस्कार का पता था, न शब्दों का पता था। अरे हो सकता है नड्डा जी से कहते हैं वो अब सुरों के देव ही नहीं, देवों के देव भी हैं। नड्डा कर सकते हैं चापलूसी, आप करिए चापलूसी। आपको टिकट चाहिए होगी, आप करिए चाकरी। देश किसी का चाकर, किसी का गुलाम नहीं है। छाती ठोक कर कहते हैं कि सीने में ये जोर भरो जो चोर है उसे चोर को हम कहेंगे। जिन्होंने मर्यादाएं बिगाड़ी है संसद में, भाषणों में, संवाद में, दोस्तों में, और टीका और टोपी देखकर नफरत संदीप जी, फैलाने वाले। फिलहाल मर्यादाओं की बातों से आगे निकलते हैं। जो हमारा मुद्दा है कि परिवार के बाद में शक्ति वर्ड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको धार दिया जा रहा है, राजनीति में उतारा जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपको? क्या न्याय यात्रा जो हुई है उसका फायदा आगामी चुनाव में मिलने वाला है, या फिर आपके पार्टी के कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में सपोर्ट करेगी कांग्रेस को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर लोकतंत्र मंदिर है तो लोकतंत्र के मंदिर की शक्ति जनता है। जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो सिंहासन दे भी सकती है, सिंहासन ले भी सकती है, और शक्ति कोई नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर और जनता के बीच सीधा संबंध है कि शक्ति जनता है। और जब मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की राहुल गांधी जी ने, तो आपने वो हुजूम और शक्ति का अंबार भी देखा है कि किस तरह लोग लिपट गए अपने नायक से, किस तरह गले लग गए, किस तरह भाव विभोर हो गए, क्या क्या उन्होंने कहा जो कह नहीं पाते। शक्ति इस बात में है कि 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी कांग्रेस की सरकार आते ही। शक्ति इस बात में है कि किसानों को मरना नहीं पड़ेगा एमएसपी के लिए। 750 किसानों की बलि ले ली और एमएसपी की बात नहीं की। शक्ति इस बात में है कि बहनों को न्याय मिलेगा। शक्ति इस बात की में है कि बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएगा। शक्ति इस बात की है कि अग्निवीर बनके कोई प्राण नहीं गवाएगा, पहली नौकरी पक्की होगी। शक्ति इस बात की है कि न्याय का मसीहा बनके राहुल गांधी सड़कों पे निकले हैं और अन्याय का देवता अमृत काल बताकर लोगों के न्याय के हक को छीन रहा है। शक्ति इस बात में है न्याय वर्सेस अन्याय का युद्ध है। बाबा साहब के संविधान बचाने की लड़ाई है। इनका सांसद छाती ठोक कर कहता है कि हमें जिता दो, हम संविधान बदल लेंगे। बाबा साहब की कलम के लिखे हुए शब्दों को कांग्रेस नहीं बदलने देगी, राहुल गांधी नहीं बदलने देंगे, हम नहीं बदलने। इनका एजेंडा जो छुपा हुआ है देश को छिन्न भिन्न कर संविधान की आत्मा को मारने का, वो राहुल गांधी नहीं होने देंगे। यही लड़ाई है, यही शक्ति है। चलिए, और क्या कुछ कहना है पूजा मिश्रा जी आपका? क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही है, जिस तरह की लहर चल रही है, आगामी जो नतीजे आने वाले हैं, कितना असर देखा जाएगा सभी पार्टियों पर? अगर आप आगामी चुनाव की बात कर रहे हैं तो आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और रिजल्ट परिणाम आपको बताएंगे कि हाँ इंडिया गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ा है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो भी अगर कोई कुछ बोल दे रहा है तो उसके बाद कह रहे हैं गोल गोल घुमा रहे हैं, पर इन्होंने एक भी बात अभी क्लियर नहीं की। इन्होंने मणिपुर के बात पे कुछ जवाब ही नहीं दिया। आपको शर्म नहीं आती? कम से कम इंसानियत के नाते कुछ बोलते हैं आप उसके बाद में कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना दे दिया। आप आंकड़े पढ़ लिया करिए, थोड़ा होमवर्क किया करिए कि कितना पहुंचा, कितनों ने रिफिल कराया। मैं चाहूँ तो मैं आपको आंकड़े बता दूं, पर गूगल है आपके पास में, करिए। आप नहीं पहुंचे हैं। आप कह रहे हैं किसान को जो है एमएसपी दी जा रही है या फिर किसान को फायदा दिया जा रहा है। 6% ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचती है, 6% ही जो किसान लाभान्वित हो पाता है, जो आपने दे रखा हुआ है, जितनी भी सुविधाएं दे रखी है। आप थोड़ा तो रिसर्च करके आइए। माना कि जो है आप जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, अभी जो है जो जनता कह रहे थे कि जो है जो विश्लेषण कर रहे थे कि जनता जो है शक्ति दी हुई है, पर ये वैसा हाल हो गया, जनता ने भस्मासुर को शक्ति दे दी। जब शंकर भगवान जी को लगा था कि जो है भस्मासुर मेरा बहुत भक्त है, बड़ा बहुत अच्छा कार्य करेगा, उसको दे दी शक्ति। बाद में पता चला कि भस्म करने में चले आए। और विश्व पटल की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, विश्व पटल पे ये भी तो बात करिए कि 104वें स्थान पे आप आ रहे हैं लोकतंत्र में, जो 27वें स्थान पे हम आया करते थे। आप विश्व पटल की बात पता नहीं किस मुंह से कर ले रहे हैं। आपको लज्जा ही नहीं आती है? बेटियों की बात जब उन्होंने उठाई थी तो कम से कम कुछ तो बोलते भाई। आप कुछ तो बोलते कि अभी कानपुर में जो बेटा पट्टा, शायद आपको कंफर्मेशन नहीं है क्या, इसी महीने की घटना है, कानपुर में जो 2 बेटियों के साथ रेप हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर, उनके पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद में आप कुछ नहीं बोलते हैं। शक्ति की बात, अरे पढ़ाई तो की होगी। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है, जो देश के प्रधानमंत्री जी, पता नहीं स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, कि उनको पता ही नहीं है कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं।
पर्यायवाची और आपका जो है ये सारे जो मुहावरे होते हैं इन सबको पढ़ा ही नहीं। और उसके बाद में इनको बस इतना छटपटाहट पड़ी हुई है ना, इतना डर पड़ा हुआ है, इतना खौफ पड़ा हुआ है कि हमने कार्य किया नहीं है। आपने सही बोला, बार बार कहे जा रहे हैं योग पुरुष, बार बार कहे जा रहे हैं योग पुरुष। हम मानते हैं देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार जनता ने उनको वोट भी दिया है। चंडीगढ़ का नजारा भी आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी नजारा पूरा देश देख रहा है। देश आपको बख्शेगा नहीं। और जो किसान बैठे हुए हैं, आंदोलनरत है, वो भी देख रहे हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलनरत है उत्तर प्रदेश में, वो भी देख रहे हैं। यदि 2 महीने में 5-5 बार जो है 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर लीक हो जाते हैं, आप एग्जाम्स नहीं करा पाते, 40 करोड़ आपने जो देने चाहिए था आप दे नहीं पाते हैं, काला धन आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे खुद ले लेते हैं। उसके बाद में आप बात करें योग पुरुष अरे घंटा का जो है योग पुरुष है, वो किस तरह के योग पुरुष है? जब उन्होंने जो है सरदार पटेल जी का नाम का रखा हुआ स्टेडियम अपने नाम पे कर लिया, कि ये योग पुरुष है जो देश को संगठित किया हुआ था, जिन्होंने उनका नाम हटा करके अपना नाम कर लेते हैं योग पुरुष है। पुरानी योजनाओं को बंद कर देते हैं, नई योजनाओं को पता नहीं कहां से शिलान्यास करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शंकराचार्य को बुला नहीं पाते हैं। हमने क्यों धर्माचार्य बनाए हैं? हमारे क्यों धर्माचार्य हैं आचार्य, जब आप उनको बुला नहीं पाते हैं? धर्म की बात किस मुंह से करते हैं? भस्मासुर हो रखे हैं। हम जो विश्लेषक जो कह रहे थे कि इनको शक्ति दी है जनता ने, वाकई शक्ति दी है, और ये भस्मासुर हो रखे हैं, देश को भस्म करने के लिए निकले हुए हैं। ये देश को भस्म करके ही मानेंगे। और जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, ये ऐसा होने नहीं देगी। जनता भी ऐसा नहीं होने देगी। हो सकता है कि आप बाकी सारी मशीनरीज को इस्तेमाल करके पूरा जितना चाहे उतना दिखा लो, पर आप भी जानते हैं कि अंदर आप भी डरे हुए हैं। वरना आपको क्या जरूरत है किसी शब्द का गलत मतलब अर्थ निकाल के गलत तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए? आपको इसकी जरूरत ही से इसलिए पड़ गई हुई है कि आपके पास मुद्दे नहीं है। आप इतनी देर से जब बोले, आपने एक बार बताया कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, नहीं बोल पाए। आप एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे? आप बात करेंगे कि आपने जो है पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन कैसे बदला है? इन्होंने पता है क्या किया? बीजेपी ने पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर कर दिया। कैसे? पर कैपिटा पे जो डेफिनेशन था ना, उसको बदल दिया। अगर पहले 10,000 का आप कमा रहे थे और आपके फैमिली मेंबर में जो है 12 लोग हैं, तो आप गरीबी लेखा के नीचे आते थे। पर अब क्या है? इन्होंने फैमिली को बना दिया 1 यूनिट। आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, आपके फैमिली में 12 लोग हैं, आप जो है, ये एग्जाम्पल कि आप जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे, इन्होंने क्या कर दिया? गरीबी कम कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने जो है देश को तरक्की दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का डेफिनेशन होता है कि जब आपका जो है जीडीपी ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगा। इफ देयर इज इंक्रीज 1% इन द जीडीपी, देयर विल बी इंक्रीज 1% इन द जॉब्स। पर ऐसा नहीं हुआ है। ये जो है 0.1% है ऑल ओवर इंडिया, एंड दैट इज -1 या फिर नेगेटिव में है रूरल क्षेत्र में। आप लॉजिकल बात करोगे ही नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे नहीं। आपको लगता है कि पूरा जो युवा है ना मूर्ख है, उसको जो है ऐसे घुमाते रहेंगे और वो मूर्ख बनता रहेगा। आपको गलत लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि राजा जी की जान बसी हुई ईवीएम में, हो सकता है कि उनको लगता हो कि हाँ ईवीएम, हमें ये लगता है कि ईवीएम पे जो है राजा जी की जान बसी है, जैसे राजा जी की जान चिड़िया में बसती थी। जिस दिन जो ईवीएम हटेगा उस दिन आपको तो है भरोसा भाई। आप क्यों नहीं एक बार जो विपक्ष का मुंह बंद कर देते करा के बैलेट पे चुनाव? आप क्यों विपक्ष को बोलने का मौका देते हैं? आप बंद करा दीजिए मुंह विपक्ष का कि जो है हम कराते हैं बैलेट पे चुनाव। आप लीजिए, देखिए आपके जो है इसी इलेक्शन कमीशन में जो है आते हैं, फिर तुरंत रेजिग्नेशन देते हैं। पूजा जी, पहले राजीव जी से अब सवालों के जवाब पूछ लेते हैं। कई तरह के सवाल आपने किए, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कई मुद्दों पर आपने राजीव जी से सवाल पूछा है। क्या कुछ कहेंगे राजीव जी? शब्दों के इस्तेमाल में तो संदीप जी भी अच्छा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और बहन भी अभी शब्दों का इस्तेमाल करते करते अब शब्द बोल गई और बोल के छिप गई। तो ये संस्कार ना, ये कहाँ से आता है? आप जहां से सीखते हो वहां से आता है जी। हम बेटियों की पूजा करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं जी, और ये बेटियों की बुराइयां गिनाती। अब बताइए कि किस देश में या किस राज्य में घटनाएं हुई हैं और उस पर पुलिस और प्रशासन ने एक्शन नहीं दिया है? अगर कोई घटना हो रही है तो 1 to 1 पुलिस नहीं लगाया जा सकता है जी। लेकिन घटना के बाद अगर पुलिस या सरकार या प्रशासन कॉन्शियस नहीं हो, ये गलत है। वहां हम लोगों ने तत्परता के साथ, बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी तत्परता के साथ काम करने का जी। अब देखिए, इनका आरोप है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, वो मैंने पहले ही डिबेट के पहले ही हिस्से में मैंने बताया। हमारे पास जो पैसे आए
उससे कई गुना पैसे विपक्ष के पास गए, अलग अलग पार्टियों के पास गए। जी। हमारे सांसदों की संख्या जोड़ लीजिए, उनके सांसदों की संख्या जोड़ लीजिए। आप यहाँ आरोप हम पर लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं आरोप कि हमने कोई काम नहीं किया। इनका 60 वर्षों में इन्होंने कितनी नौकरियां दी, उसका आंकड़ा जरूर पूजा जी के पास होगा। और हमने कितने रोजगार के अवसर सृजित किए, उसके आंकड़े भी इनके पास होंगे। तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही अगर रोजगार है, सिर्फ सरकारी नौकरी ही अगर इनकी नजर में रोजगार है, तो 60 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार? हम रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, उद्यमियों के लिए ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं, कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था हो रहे हैं, सब्सिडी के साथ ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने लगातार देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। अब ये कह रही है कि हमने बिलो पॉवर्टी लाइन का सिस्टम ही बदल दिया। भैया कैसे बदल देंगे हम? अब कह रही है हम संविधान बदल देंगे। कैसे संविधान बदल देंगे? और संविधान जब बना था कर रहे हैं वो वर्षों पहले की बात है। सुन लीजिए, आपकी बात में सुन रहा था, 104 कैसे आपकी बात में सुन रहा था। 104 रैंक पे कैसे पहुंचे हैं आप? 104 रैंक पे कैसे पहुंचे हैं आप? जब तक सही बोलेंगे, आप अपनी चीजों को आप जवाब नहीं देते हैं। आपकी आदत ही है कि आप डाइवर्ट करते हैं। आप बताइए ना, आप जॉब कितना दिए? 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है, सेंटर में गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में जो है आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, पूरी बात सुन लीजिए। चलिए पूरी बात पहले सुन लेते हैं राजीव जी की। पूजा जी आपके पास में वापस आऊंगे। आपने कहा कि हम रोजगार की बात आप कर रही ना, हम स्वरोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। लाखों लोगों को कैंप लगाकर हम लोगों ने ऋण दिया है विभिन्न राज्यों में। आप इस चीज की जानकारी प्राप्त करें। लाखों लोगों को हम लोगों ने बैंक के माध्यम से और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हम लोगों ने उद्योग ऋण देने का काम किया है। लाखों लोग हैं वो। आपका कहना है बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनका हमने सिस्टम हमने, आपका कहना है हमने संविधान बदल दिया। अरे भाई 70 साल पहले, 75 साल पहले अगर कोई बात की तो उस समय वहां के सिचुएशन के हिसाब से, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया था संविधान। आज अगर कहीं किसी चीज में अमेंडमेंट की आवश्यकता है तो होनी चाहिए। आज आपको लगा कि आपके पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी नहीं चला सकते थे तो सपा के नेता अखिलेश यादव जी बने ना। हमको लगा कि ये 50 साल पहले की बात है, आज दूसरा चेंज होना चाहिए। तो जहां चेंज करने की जरूरत है वहां करना चाहिए। जहां भी परिवर्तन आवश्यक है वहां पूजा जी करना चाहिए। आप अगर किसी मोर्चे पे सरकार ने बेबाकी से काम किया है और किसी मोर्चे पे कमजोर रहा है तो दोनों को आप एक बार तराजू में तो तौलेंगी ना कि कमजोर कड़ी को सुधारने के प्रयास किए गए या नहीं, कमजोर कड़ी को सुधारने के लिए कदम उठाए गए या नहीं। अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार की मानसिकता स्वस्थ है, पॉजिटिव मानसिकता है। मतलब राजीव जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने 100% दिया अपना और आप भी पूरी तरह से सहमत हैं? बात तो यही है सर। पूरी देश की जनता सहमत है। पूरे देश की जनता आज इसी तरह सभाओं में इतनी बड़ी भीड़ नहीं हो रही है। इसी तरह से अब आप ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, ईवीएम कौन लाया था साहब? चलिए ईवीएम की बात पे मैं अभी आऊंगी। फिलहाल रजा जी से भी पूछ लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। वापस आऊंगी मैं राजीव जी रजा जी। हमारे जो सम्मानित कांग्रेस के साथी बैठे हैं जी, संदीप मिश्रा, मैं आधे सेकंड में अपनी बात कह के जाऊंगा जी। जो उन्होंने चंदा चोर की बात कही थी, इससे पहले 2019 के चुनाव में एक शब्द बहुत गूंजा था, राफेल चोर राफेल चोर राफेल चोर। तो 52 एमपी आ गए। आम जनता को वो शब्द पसंद नहीं आया, चोर। 52 एमपी आ गए थे। अभी चंदा चोर कह के क्या कहना चाहते हैं? 52 से 42 से 32 पे आना चाहते हैं। तो आम जनता को जो शब्द नहीं समझ अच्छा लगता है, आप डकैत बोलेंगे, चोर बोलेंगे बैठ के एक चैनल पर, तो जरा से ये ट्यूशन हमें मत दीजिए, हमें पढ़ाइए मत, हमें लिखाइए मत, ये सब कह के आप क्या बताना चाहते हैं? मतलब लड़ना चाहते हैं आप? हमें ट्यूशन न दीजिए, हमें न दीजिए, क्या कहना चाहते हैं भाई ये? अरे आप काबिल हैं, ठीक है, आप जानकार हैं, अच्छी बात है, आपको जानकारी, आपको सलामत रहे और खूब अच्छे जानकार बनिए। लेकिन ये लड़ने की मादा मत कीजिए कि हमसे आप लड़ेंगे कि साहब ट्यूशन न दीजिए। मैं आपको एक आराम से बात बता रहा था कि साहब ये शब्द अच्छे नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी 4 दिन पहले कहा है कि शब्दों का इस्तेमाल सही होना चाहिए, तो उस पर भी आप ध्यान नहीं देते। बस आप चिल्ला रहे हैं तो क्या है? मतलब आप कहिए चंदा चोर ले आइए, 42 सीट 52 लाए थे 2019 में, राफेल चोर कह के।
लीजिए कहिए, उसमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब कहते रहिए आप, जितना कहिए। लेकिन देखिए जो ये 2024 का चुनाव है सोहम जी, ये 2024 का चुनाव बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और ये चुनाव सब पार्टियों के लिए दिलों में एक धड़कन है। कोई जितनी भी पार्टियां हैं इस वक्त, वो कोई 100% इस उसमें नहीं है कि मैं जीत सकती हूँ, लेकिन सब अपना एक ना एक गुणा भाग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना, कांग्रेस का जो है जो है बंबई से एक्स चीफ मिनिस्टर को ले लिया, उत्तर प्रदेश से देखिए आरएलडी को ले लिया, बिहार में जो है जो नीतीश जो है पूरे प्रदेश के अंदर टहल टहल के कह रहे थे कि साहब जो है वो गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन बन गया और शायद वो संयोजक बनने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से उनको अपने तरफ ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपना अगर कह रही है 370 और कह रही है 400, तो उसके उधेड़ बुन में काम करती है, लेकिन और विपक्ष की पार्टियां कुछ गिनती भी लेके नहीं आती हैं और कहती भी नहीं कि साहब इतना जीतेंगे, और वो समाज में दिखता भी नहीं है कि उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये 2024 का चुनाव बताएगा कि जो है आम जनता जो है वो किसको जो है सिरमौर पर बैठाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बैठाएगी कि विपक्ष का जो गठबंधन है उसको वोट देकर के उसको बैठाएगी। जी रजा जी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको ये पता है किस हवा की तरफ जाना है, उनको कौन सी करवट लेनी है, तो वो बखूबी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर बात करें बाकी सभी पार्टियों की, तो सबका एक एजेंडा रहता है। तो इस बार आपको क्या लगता है, सभी पार्टियों का अलग अलग कौन कौन सा एजेंडा ऐसा है जिससे उस पार्टी के नाम पे मोहर लग सकती है या वो चुनाव जीत सकती है? ये सोहम जी, हमने पहले कहा था कि आम जनता जो है जी जब वोट करने जाती है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि साहब जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूँ वो पार्टी हमारी बहबूदी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, या हम जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम रह रहे हैं, उस जिंदगी को आसान कैसे बनाएगी। ये सोच के हर जो है वोटर जो है जाता है वोट देने के लिए कि हमारी जिंदगी को आम, भाई 5 साल के बाद मौका मिलता है हर इंसान को, तो हर इंसान चाहता है कि जो हमारी अपनी जिंदगी है उस जिंदगी में कोई व्यवधान ना आए और हम अच्छे तरीके से सलीके से जीते रहें। चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो गैस का मामला हो, चाहे वो जो है आवास का मामला हो। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां इस पर ध्यान देंगी वो पार्टियां जो है फिर जो है सत्ता में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब ले लेते हैं कांग्रेस से संदीप जी की बात। संदीप जी क्या कहेंगे? मैं बड़ा शुक्रिया कहूंगा कि चलो इतना दर्द है कि मोदी जी को कोई चोर ना कह दे, मोदी जी को कोई गलत ना बोल दे, मोदी जी को कोई ये ना बोल दे। काश इतना रजा जी के छाती में दर्द हुआ होता जब देखिए आप फिर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नेशनल टेलीविजन पे आप बैठे हुए हैं अभी। कटुआ भड़ुआ बोला गया, तब रजा जी को इतना दर्द हुआ होता तो शायद आवाम को अच्छा लगता। मुझे तकलीफ है कि इनको मोदी की कुर्सी बचाने के लिए पूरी पत्रकारिता गिरवी कर रखी है। आज का ये संयोग है या प्रयोग है कि अडानी पहुंच गया, राफेल चोर पे 52 पहुंच गया, आप चंदा चोर पे 42 जाएंगे क्या? चिंता कीजिए, कलम बचाइए, आप अपनी कलम बचाइए। नहीं, हमें चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कलम बचाइए, की जरूरत नहीं है। किसकी तारीफ लिख के अपनी नौकरी बचा सकते हैं वो सोचिए। हमारी नहीं, ये हर जो है प्रवक्ता लगभग जब पत्रकार कोई बात करता है तो पत्रकारों को अपनी नौकरी बचाइए, अपना चैनल बचाइए, आप अपना ये कीजिए, अपना ठीकरा पत्रकारों को छोड़ देते हैं। आप मेहनत रजा रिजवी जी हमारे साथ जर्नलिस्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं। सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, आप भी अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल करके, क्योंकि आप एक टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, और थोड़ा सा शब्दों के लिहाज से आप बात करिए और अपनी बात को रखिए। मैंने इनको कोई सलाह नहीं दी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता को कोई सलाह नहीं दी। ये खामखा सलाहकार क्यों बन रहे मेरे? मैं जब जरूरत होगी मैं आपसे रजा जी मांग लूंगा, आपकी सलाह की वक्त लगेगी मांग लूंगा। अभी बात ये है कि दिखाना, आपकी जो सूरत होगी वही दिखाई देगी। आप काले हैं तो काले दिखेंगे, आप गोरे हैं तो गोरे दिखेंगे। अब आईना दिखाने में अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, नफरत बढ़ी, डॉलर बढ़ा। मैं कहता हूँ बेरोजगारों की कतार बढ़ी, ईडी की मार बढ़ी और सीबीआई का खौफ बढ़ा।
संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग है या प्रयोग है कि बलि लेने वाला बिल पेश कर दिया गया और 750 किसानों ने जबरन अपनी जान खुआ दी एक अंधे कानून के लिए? ये हर दिन एक किसान शमशान गया, ये संयोग था या प्रयोग था? ये संयोग है या प्रयोग है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई? हमारा राजस्थान जहां हम पेंशन दे रहे थे, सरकार बदलने के बाद वहां पेंशन छीन ली गई। हिमाचल जहां पेंशन नहीं थी, कांग्रेस की सरकार बनी, हमने पेंशन शुरू कर दी। और ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता रजा साहब कि ये सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीनने वाली भाजपा सरकार, इनके मंत्री, इनके करिंदे, इनके नेता 8-8, 9-9 पेंशन किस बेशर्मी के साथ डकार सकते, पचा सकते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही। मैं कहता हूं ये वादा करके आए थे 100 स्मार्ट सिटी देंगे, ये वादा करके आए थे गंगा साफ होगी, ये वादा करके आए थे एक के बदले 10 सिट लाएंगे। ये पुलवामा में IDX कहाँ है अब तक नहीं बता पाए। ये मैं पूछना चाहता हूं, अभी मोदी जी झूठ की मशीन बनकर पूरे देश में उड़न उड़ाई होके घूम रहे, एक फोटो जीवी घूम रहे, एक कपड़ा जीवी घूम रहे और खूब झूठ बोलेंगे। बाद में अमित शाह आएंगे और कह देंगे मोदी ने जो बोला वो जुमला था। तो ये जुमले की मार मेरा भारत कब तक सहता रहेगा, मेरा नौजवान कब तक सहता रहेगा? ये दो पंजा सिकंजा मिलकर को बेवकूफ कैसे बनाते रहेंगे? एक झूठ बोलता रहेगा और दूसरा आके कहेगा इसने जुमला बोला। ये झूठ और जुमले बोलने वाले दोनों चेहरों के बीच में, दोनों जातों के बीच में मेरी जनता क्यों पिसेगी? मेरे नौजवान के सपने क्यों पिसेंगे? मेरे पहलवानों के सपने क्यों पिसेंगे? मेरे सरकारी कर्मचारियों के सपने क्यों पिसेंगे? क्यों पिछड़ेगा मेरा देश? 800 स्मार्ट सिटी में रजा साहब, पत्रकारिता को आपको चैलेंज देता हूँ, बता दो एक स्मार्ट सिटी कहीं की हो। आपकी पत्रकारिता को चैलेंज देता हूँ, आप बता देना मोदी कितनी पेंशन ले रहे हैं, अमित शाह कितनी पेंशन ले रहे हैं, योगी कितनी पेंशन ले रहे हैं, बता देना। सरकारी कर्मचारियों की जेब की पेंशन छीन के, बुढ़ापे का सहारा छीन के ये कैसे पेंशन ले सकते हैं? आप बता देना रजा साहब कि गंगा कितनी साफ हो गई। आप बता देना कि उमा भारती ये कह के गई थी कि गंगा साफ नहीं होगी तो गंगा में डूब के मर जाऊंगी। उमा भारती को ढूंढ लेना, बता देना वो कहाँ है। और बता देना कि वो थार पे सवार होकर के यमराज पुत्र आया था, उसके सवारी से आपके हृदय में कोई दर्द हुआ या नहीं हुआ? आप ये भी बता देना हिंदुस्तान की आवाम को, जो रामजादे वर्सेस हरामजादे कहते थे, जो देश के गद्दारों को। चलिए संदीप जी, पर्सनल टिप्पणी पे नहीं जाएंगे, फिलहाल जो हमारा मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको, जो अब चुनाव होंगे, चुनावों के परिणाम आएंगे, कौन कौन से ऐसे काम है जिस पर पार्टी को सफलता हासिल होगी? क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या उससे असर पड़ेगा चुनाव को लेकर? जाहिर तौर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आज जनता जाग गई है। आज चंद्रचूड़ साहब का धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने एक ऐसा खुला हुआ खजाना ढूंढ निकाला जिसमें बीजेपी लिप्त है, उसके लोग लिप्त थे। कल पता चल जाएगा CBI SBI को किस तरह से दबाया गया कि डिटेल ना दो। आज चंद्रचूड़ साहब ने, न्याय के उस मसीहा ने, उस न्याय के देवता ने आज कहा है बताइए, एक एक डिटेल दीजिए। और जिस बात पर रजा साहब को अफसोस हो रहा है कि मैं चंदा चोर कह रहा हूँ, आज कल पूरा देश चंदा चोर कहेगा जब ये लॉटरी निकल के आएगी कि किसने किससे पैसा लिया और किसको भगाया, किसने किससे पैसा लिया, किसको ठेका दिया, किसने किससे पैसा लिया और किसको सहायता दी। ये चंदा चोरों की लिस्ट मैं नहीं बता रहा, ये चंदा चोरों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट मांग रही है और सुप्रीम मोहर के साथ ये चंदा चोर बाहर आएंगे। और आप रजा साहब मेहरबानी करके मेरी सीटों की गिनती मत कीजिए, अगर पत्रकारिता का धर्म निभाइए। चंदा चोरों की खबर देखिए कि 18 करोड़ कमाने वाली कंपनी 180 करोड़ का चंदा कैसे दे रही है, 250 करोड़ कमाने वाली 1000 करोड़ का चंदा कैसे दे रही है। चोरी यहाँ हो रही है। रजा साहब, कितने मजबूर होंगे वो लोग, चवन्नी कमाते थे और 1 रुपए का चंदा देते थे। आपको दुख होना चाहिए। क्यों नहीं आपकी कलम चली इस बात पे? क्यों नहीं आपको मलाल हुआ कि क्या वो लूट के ला रहे थे जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद रहे थे? 18 करोड़ रुपए कुल कमाया और 180 करोड़ रुपए आय से 10 गुना कहां से भरा है? चलिए संदीप जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल पूजा जी से सवाल ले लेते हैं। क्या कुछ इस तरह की राजनीति जो चल रही है, राजीव जी आपसे मेरा सवाल है कि इस तरह की जो राजनीति चल रही है, क्या कुछ असर देखा जाएगा? भारत की राजनीति अब प्रगति और तरक्की की राजनीति जी। अब इन बेमानी और बेतुकी बातों पे भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता इन बेतुकी बातों पर और बेमानी बातों पर ध्यान नहीं देने वाली जी। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। अब आप कहिए वो भी सेटिंग है। जिस महिला की बात ये कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं,
इनके यहाँ एक कार्यकर्ता के वस्त्रों की चर्चा होती है और वो मीडिया में आती है। मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ जिस तरीके से भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस के हमारे, मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ा सोशल ज्ञान बढ़ाएं और असम में जाकर असम के महिला कार्यकर्ताओं का दर्द समझे, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं का, महिला कार्यकर्ताओं का दर्द समझे, तो आप ही के पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रही और पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रही है, दूसरे दलों में जा रही। आप जिस राज्य में जा रहे हैं वहां आपकी सरकार गिर जा रही है। तो जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है कि बुर्बक बनाने का, बेवकूफ बनाने का जो दौर था वो 10 साल पहले खत्म हो गया। अब आदरणीय मोदी जी के राज में 2024 में भाजपा और एनडीए 400 पार करेगी और आप यहाँ 3 अंक की संख्या नहीं अर्जित कर पाएंगे। मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बयान दे रहा हूं कि आप 100 के नीचे रहेंगे, आपका पूरा का पूरा कुनबा। और जिस इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, कौन सा इंडिया गठबंधन रह गया भाई, मुझे बताइए ना। ममता जी अलग, नीतीश जी अलग, अरविंद केजरीवाल अलग, कौन सा गठबंधन? सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। शुरुआत हुई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, शुरुआत हुई। इन लोगों ने तो शुरू से ही ठगने का काम किया। नीतीश जी ने नेतृत्व करके सबको एक जगह, एक चैनल पे लाने का काम किया, नीतीश जी को ही धक्का देने का काम कर दिया इन लोग। अब देखिए, ममता जी अलग हो गई, केजरीवाल अलग हो गए, अब काहे का गठबंधन? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आपको सीट देने की बात पे आ रहा हुआ है, कम सीट देने का, आप ज्यादा सीट मांग रहे हैं। राज्यसभा भी चाहिए आपको, आपका जमीन खिसका हुआ है, वोट है नहीं आपके पास, और आप कहते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, गूगल ज्ञान बांटने से नहीं होगा। कांग्रेसियों को और तमाम विपक्ष के लोगों को धरातल पर आना होगा और जो काम हो रहा है उस काम को देखना होगा। काम के प्रति ईमानदारी से राज्य और देश के लोगों को समझना होगा कि काम कहाँ हुआ है, 60 वर्षों में हुआ था या अब हो रहा है। चलिए, तो अब मैं रजा जी की बात को ले लेती हूँ। आपने अपनी बात रखी, फिलहाल समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, आपसे जल्दी जल्दी जवाब चाहूंगी। रजा जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 370 बीजेपी और 400 एनडीए पार जी, तो मैं इसको एक गुणा भाग कर रहा था कि कैसे कहते हैं। अब देखिए, जो 2019 का अगर आप आंकड़ा लीजिए तो 2019 के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी के पास 303 जो है वो उसके अपने जो है एमपी थे, और उनके सहयोगी जो जेडीयू के पास 16 था, टीडीपी के पास 3 था, लोजपा के पास 6 था, 2 जो है अपना दल एस के पास था और 1 जदेश कुमार स्वामी के पास था। ये मिला के 28, 2019 की बात कर रहा हूँ। 303 में अगर 28 आप मिला दीजिए तो ये 331 लोकसभा की सीट होते हैं जी। अब ये 370 कह रहे हैं कि हमारे आएंगे और कहते हैं 400 के पार जो है हम जाएंगे। टीएमसी की 22 सीट है, वो किसी से गठबंधन किए नहीं है। बीजेटी भारतीय जो है वो बीजू जनता दल 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में थे, किसी से संपर्क नहीं है। आंसर चाहेंगे, क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर? बस अब आप देख लिए, बीएसपी 10 जो है किसी संबंध मिला नहीं रही है 2024 में, बीआरएस 9 किसी संबंध नहीं, वाईएसआरसी 22 सीट है वो किसी आपको क्या लगता है किस पार्टी की सीटें अच्छी आ सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि मेहनत सब लोग कर रहे हैं जी। पत्रकार आंकलन करता है, लेकिन अभी चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, इसलिए अभी कह देना कौन कितना सीट पा रहा है। हर पार्टी कहती है मैं जीत रहे हैं, मैं सत्ता में जा रहे हैं, मतलब मुकाबला सभी के बीच में बना हुआ है ना, बीच में अभी आंकलन करना ठीक नहीं है। चलिए संदीप जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप सभी का। पूजा मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी और राजीव रंजन जी, साथ ही रजा रिजवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो फिलहाल क्या कुछ नतीजे आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।